हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। हाफ के सामाजिक समझौते पर इससे पूर्व अपन चर्चा कर चुके हैं। लॉक की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का है, जिसका वर्णन उसने विभिन्न चरणों में किया है। जैसे मानव स्वभाव की व्याख्या। यद्यपि लॉक ने भी मानव के स्वभाव के दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष का साक्षात्कार किया था, हाब्स की तरह, फिर भी उसका हृदय मनुष्यों की स्वाभाविक अच्छाइयों और दया आदि गुणों से अधिक प्रभावित था। हाब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, पाशविक और पतित माना है। लॉक ने उसे सहयोगी तथा सामाजिक माना है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो परस्पर सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। हाब्स की तरह लॉक ने भी प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। लॉक के अनुसार मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया से पूर्ण प्राणी है। इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक की व्यक्ति के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, संप्रभुता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की सृष्टि ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं में श्रम के सम्मिश्रण से हुई है। अर्थात यदि हम किन्हीं वस्तुओं में अपना श्रम जोड़ दें तो वो अपनी संपत्ति हो जाती है। लॉक प्राकृतिक व्यक्तियों को समान मानता है और उसका विचार था कि यह समानता अधिकारों की समानता थी, शक्ति की नहीं थी। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्था भी विद्यमान है और वह विवेक द्वारा स्थापित व्यवस्था। लॉक के अनुसार व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था इस विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। डू अनटू अदर्स एज यू वांट टू डू अनटू यू। लॉक के मानव इसी प्राकृतिक अवस्था के अनुसार चलते थे तथा उचित अनुचित, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की स्वाभाविक भावना के अनुसार परस्पर व्यवहार करते थे। लॉक की प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था थी। लॉक के अनुसार सामाजिक समतोलता की क्या आवश्यकता पड़ी, उसका स्वरूप क्या था। लॉक की प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, किंतु न तो वह व्यवहारिक है और न ही इसमें स्थायी होने की कोई गारंटी दी जा सकती है। प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी और इस अवस्था में कुछ कमियां थी। जैसे इस प्राकृतिक अवस्था में कोई सुनिश्चित, प्रकट एवं सर्वमान्य नियम नहीं थे, अर्थात व्यवस्थापिका का अभाव था। दूसरी कमी इसमें निर्णयों को कार्यान्वित कर सकने वाली शक्ति का अभाव था, अर्थात कार्यपालिका जैसी कोई शक्ति नहीं थी। तीसरा, इसमें कोई प्रकट एवं निष्पक्ष निर्णायक अर्थात जैसे न्यायपालिका नहीं थी। इन असुविधाओं के कारण व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर समझौते के आधार पर राज्य संस्था की उत्पत्ति करते हैं। इसके लिए मनुष्य में 2 समझौते होते हैं। पहले समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज की स्थापना की गई। पहले समझौते द्वारा मनुष्य यह निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं। परिणाम स्वरूप अब उस कानून के निर्माण का अधिकार समाज का होगा। दूसरे प्रकार का समझौता वह है जो समाज के मनुष्यों द्वारा मिलकर शासक से करते हैं तथा जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है। यह समझौता एक प्रकार के शासक और शासितों के मध्य है, जिससे समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उन्हें मनवाने का अधिकार दिया जाता है।
परंतु लॉक के सामाजिक समझौते में शासक को अमर्यादित शक्ति प्राप्त नहीं है। शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि उसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होने चाहिए। लाभ के अनुसार व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। संपत्ति के अंतर्गत जीवन, स्वास्थ्य तथा स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। इस प्रकार सरकार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी लेती है। यदि पुरुषत्वधारी समझौते की शर्तों का उल्लंघन करे और सार्वजनिक हित के विरुद्ध शासन करे, तो मनुष्यों को अधिकार होगा कि वे इससे अथवा उस व्यक्ति समूह से राजनीतिक शक्ति छीन लें और दूसरे ऐसे व्यक्ति को दे दें जो समझौते की शर्तों के अनुकूल सार्वजनिक हित में शासन करे। लॉक के सामाजिक समझौते की कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं। जैसे लॉक के सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते द्वारा तो एक राजनीतिक समाज की स्थापना की गई और दूसरे समझौते द्वारा शासक व शासित के मध्य शर्तें निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की गई। दूसरा, समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिकों के द्वारा अपनी प्राकृतिक अवस्था के अधिकारों का त्याग कर दिया जाता है, किंतु अधिकारों का यह त्याग इस शर्त पर किया जाता है कि समाज उसकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हित का ध्यान में रख कर करेगा। तीसरा है, समझौते के आधार पर जिस राज्य संस्था का निर्माण होता है वे मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम है। अगली विशेषता है इसकी, लाभ के सिद्धांत में शासन की समझौते का एक पक्ष है, आपस की तरह एक पक्षीय नहीं है उसका समझौता। अतः समझौते की शर्तें उस पर अनिवार्यतः लागू होती हैं और उसके लिए समझौते का पालन आवश्यक होता है। इस प्रकार लॉक एक निरंकुश राजतंत्र नहीं वरन मर्यादित राजतंत्र की स्थापना के पक्ष में है। अगला, लाक के सिद्धांत में राज्य और शासन के अंतर को स्वीकार किया गया है और शक्ति विभाजन के सिद्धांत का समर्थन करता है लाक। अगला, क्योंकि शासक अथवा सरकार की स्थापना मनुष्यों के समझौते और सहमति पर आधारित होती है, अतः यदि सरकार निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में कार्य न करे तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता को इसे पच्युत करने का अधिकार है। अतः समझौते की उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि लॉक ने अपने सिद्धांत के आधार पर एक ऐसे समाज का समर्थन किया है जिसमें वास्तविक एवं अंतिम शक्ति अर्थात संप्रभुता समष्टि रूप से समाज में निहित होती है तथा सरकार का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों न हो, वह समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन मात्र होती है जिसे समाज जब चाहे बदल सकता है। अतः लॉक एक व्यक्तिवादी विचार की है, इसकी अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, तो थैंक यू।